ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉरी फॉर द डिलेज, टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम। ठीक है, ओके। सो रिमेंबर लास्ट टाइम आई गेव यू इंट्रोडक्शन दैट इनिशियली वी हैड ए कलेक्शन। क्या था कलेक्शन भाई? आर एन। ठीक है, आर एन का मतलब क्या होता है? आर एन मीन्स, मैं इसकी बात कर रहा हूं, दैट मीन्स समथिंग लाइक दैट। यानी इसमें जो जो वेक्टर्स होते हैं ना, वो इस किस्म के होते हैं। x1 होता है, x2, एंड देन डाउन द लाइन क्या आता है? xn आता है। ठीक है, तो आपको याद है ना ये कलेक्शन क्या था? ये कलेक्शन बहुत सारी कंडीशनों को सेटिस्फाई करता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं दो वेक्टर लूं u और v, यहाँ पे v से मतलब ये है, फिलहाल v से मतलब क्या है? rn। तो अगर मैं उनको ऐड करूंगा तो जाहिर है एक तीसरा वेक्टर आएगा, लेकिन वो भी rn में होगा ना। यानी मिसाल देखते हैं, चले n2 को ले लेते हैं। अगर मैं 1 2 लूं और इसके साथ में ऐड कर दूं 3 4, तो जो मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? 4 6 आएगा ना। और 4 6 क्या है? वो भी R2 को बिलोंग कर रहा है। तो हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि जो कलेक्शन हमने लिया था ना पहले, Rn, वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है, जिसको कहते हैं क्लोज अंडर एडिशन। इसको कहते हैं, याद है किसी को? क्या नाम है इस प्रॉपर्टी 2 का? कोई साहब जो अपने घरों में बैठे हैं, जल्दी बताओ इसको क्या कहते हैं? इस प्रॉपर्टी को एक नाम होता है। हेलो, मेरा म्यूट तो नहीं है माइक? इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कि ऑर्डर चेंज करने से रिजल्ट पे चेंज नहीं पड़ता, राइट? और इसका क्या नाम है? इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और आपको याद है ना, R2 के अंदर ये वाली चीज जो है, ये क्या कहलाती है? ये जीरो वेक्टर कहलाती है। ठीक है, और जीरो वेक्टर अगर किसी वेक्टर में ऐड करें तो वही वेक्टर दोबारा रिकवर हो जाता है, u। अच्छा, सिमिलरली अगर इसको हम लेट्स से के हम इसको u कह रहे हैं, तो इसके साथ एक और वेक्टर भी होता है जिसको हम माइनस यू कह सकते हैं। तो इस केस में माइनस यू क्या हो जाएगा? -3 -4। तो अब अगर मैं u को और माइनस यू को ऐड करूं तो यकीनन आप क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना कि जीरो वेक्टर आ गया है। तो ये चीज भी होती है। हाँ, इसी तरीके से अगर एक स्केलर है और एक वेक्टर है, मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आ जाएगा 3 6। ये वेक्टर भी R2 में है। ठीक है, इसी तरीके से 4 कंडीशनें और हैं। वो 4 कंडीशनें ये हैं कि अगर दो वेक्टर हैं और एक स्केलर है, तो आप इस तरीके से कैलकुलेशन कर लो, लेफ्ट साइड या राइट साइड सेम आएगा। दो स्केलर हैं, एक वेक्टर है, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम। याद रहे हम किसकी बात कर रहे हैं? हम Rn की बात कर रहे हैं, जिसमें दो ऑपरेशन डिफाइन है, एक प्लस का और एक कौन सा डिफाइन है? स्केलर मल्टीप्लीकेशन का। याद है, 2 टाइम्स 1 2 बराबर 2 4 वाला, ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो 3 चीजें हैं, कलेक्शन प्लस स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो अच्छा, ये आखिरी वाला बड़ा मजेदार है। अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा? इसको अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई, यही आएगा ना। तो ये वाली चीज। अच्छा, इसमें स्टूडेंट अक्सर कहते हैं कंडीशन 10 में कि सर ये तो बहुत ऑब्वियस है, ये क्यों लिखी गई है? देखें, ऑब्वियस इस सेंस में है कि आपके पास जो ऑपरेशन है ना स्केलर, वो वही पुराना वाला है कि साहब आपने एक वेक्टर को पकड़ना है, एक स्केलर को पकड़ना है, हर एलिमेंट को उस स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन मैथमेटिशियन जो है वो बड़े मजेदार हैं। वो देखें ना, वो आप प्लस ऑपरेशन भी अपना एक नया डिफाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आज तक तो हमें ये पता है ना 2 + 2 = 4, बट डोंट बी सरप्राइज अगर वो अपना प्लस डिफाइन कर ले। मैथमेटिशियन हो गए, नहीं जी आज के बाद 2 + 2 जो है वो 5 होगा। तो ये भी कर सकते हैं मैथमेटिशियन। ठीक है, तो ये जो 1 = u है ना, ये असल में उन ऑपरेशंस के लिए है जो कि ट्रेडिशन से हटकर है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, बट स्टिल दैट ऑपरेशन शुड आल्सो ओबे दिस कंडीशन। तो ये समझ में आ गया ना, ये कुछ भी नहीं है। ये जो आर एन था ना हमारा पुराना, हमने उसको बताया कि वो 10 कंडीशन को वो कलेक्शन सेटिस्फाई करता था। लिहाजा वो जो आर एन था ना, जिसको हम सिर्फ यूक्लिडियन स्पेस कहते थे, आज हम कह सकते हैं कि वो आर एन एक वेक्टर स्पेस भी है। ठीक
ठीक है। तो वेक्टर स्पेस के लिए क्या चाहिए होता है, बस ये चाहिए होता है कि एक कलेक्शन होना चाहिए। मैं जरा दोबारा से बता दूं, अब हम जनरल डेफिनेशन की तरफ आ रहे हैं। किसकी तरफ आ रहे हैं, जनरल डेफिनेशन की तरफ। आपके पास नोट्स है 4.1 के, लास्ट टाइम दिए थे, ये ले लो ना, ये 4.1 के। ओके, हाँ जी। तो अब हम ये कह रहे हैं कि हर वो कलेक्शन, यानी सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, एक कलेक्शन होना चाहिए, जैसे आरएन है, और ये दो ऑपरेशन होने चाहिए, ठीक है। वो कौन कौन से ऑपरेशन है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। तो ये दो ऑपरेशन है और एक कलेक्शन है और 10 कंडीशनें सेटिस्फाइड हैं, तो वो कलेक्शन क्या कहलाएगा, वेक्टर स्पेस कहलाएगा। तो Rn इज ए वेक्टर स्पेस। अच्छा, अगर आप मैट्रिसेस ले लें ना, 2x2 की मैट्रिसेस, ये भी एक कलेक्शन है। इसमें भी एक प्लस डिफाइन है जो बचपन से सिखाया जाता है, एलिमेंट वाइज एडिशन, उसमें भी एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। तो ये एग्जांपल हम देखेंगे अगले पेज में कि ये इन 10 कंडीशन को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। तो वेक्टर स्पेस समझ में आ गया, कुछ भी नहीं होता। वेक्टर स्पेस के लिए तीन चीजें होती हैं, नॉन एम्प्टी सेट, यानी कलेक्शन में कम से कम एक एलिमेंट होना जरूरी है, नॉर्मली इन्फिनिटली मेनी होते हैं, राइट। वेक्टर स्पेस इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, मजे की बात है कि अब ये जो कलेक्शन होगा ना, उसका हर एलिमेंट भी वेक्टर कहलाएगा। उसमें फिर आपको इस तरह के भी देखने पड़ेंगे कि इस सेटअप में जो है ना, जब हम ये कंसीडर करेंगे ना कलेक्शन ऑफ मैट्रिसेस, तो फिर मैट्रिक्स को भी हम वेक्टर कह सकेंगे। एक और कलेक्शन हम देखेंगे, ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट n। उसमें फिर ये होगा कि वो पॉलिनोमियल इन 10 कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो वो जो पॉलिनोमियल है ना, उनको भी फिर हम वेक्टर कह सकते हैं। इसलिए कि वेक्टर अब एक जेनरिक नेम हो गया। पहले तो वेक्टर इसी को कहते थे ना कि आपके पास 4-5 कंपोनेंट्स हैं जो कि लिखे हुए हैं एक वेक्टर की फॉर्म में। अब वेक्टर तो हर वो चीज, कलेक्शन का हर वो मेंबर वेक्टर कहलाएगा अगर वो कलेक्शन ये 10 कंडीशनों को सेटिस्फाई करेगी, और फिर वो कलेक्शन क्या कहलाएगा, वेक्टर स्पेस भी कहलाएगा, और एलिमेंट्स ऑफ कलेक्शन क्या कहलाएंगे, वेक्टर्स कहलाएंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो अब जरा Rn से हटके बात करें। Rn तो बहुत हो गया ना, Rn का मतलब वही n डायमेंशनल वेक्टर्स। ये चैप्टर 1 में भी था, चैप्टर 2 में भी था, 3 में भी था, 4 की इब्तिदा भी यहाँ से हुई है। सो लेट्स गो एंड सी सम अदर कलेक्शन, ठीक है। तो अगले पेज पे चलते हैं। ये तो सब हो गया, ठीक है जी। अब हम चलते हैं नंबर 2। ओके, राइट। लेकिन जनाब, कलेक्शन वही जो भी थोड़ी देर पहले जिक्र हो रहा था। क्या जिक्र हो रहा था कि ये है M2/2। M2/2 का मतलब क्या है, ये ऑल मैट्रिसेस ऑफ 2/2 स्क्वायर मैट्रिसेस है, और ABCD क्या है, एनी रियल नंबर्स, ठीक है। तो हर किस्म की स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 आपको यहाँ नजर आएगी। अब इसमें मुझे बता दीजिए कि इसमें जो इसका मतलब है, अब हर, अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले मैं दो चीजें डिफाइन करनी होगी। एक तो ये कि जीरो वेक्टर क्या है यहाँ पे, मैं भूल गया। चार चीजें होती हैं, एक होता है कलेक्शन, एक होता है प्लस ऑपरेटर, एक होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और एक होता है जीरो वेक्टर। फिर आगे 10 कंडीशंस आती हैं। तो यहाँ पे जीरो वेक्टर क्या होगा भाई, हर वो मैट्रिक्स जिसके चारों एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। तो ये है जनाब अली जीरो वेक्टर। अब अगर आप पीछे जाइए, अगर मैं दो मैट्रिसेस उठाऊं 2/2 की और उनको ऐड करूं, तो क्या कोई डायमेंशन में कमी ज्यादती हो जाएगी, सेम रहेगा ना डायमेंशन। दो मैट्रिसेस लूंगा 2/2 की, चलें कर लेते हैं। 1 2 3 4 प्लस 1 0 माइनस 1 1। इसको जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास जो भी आएगा वो बहरहाल क्या आएगा, 2/2 की मैट्रिक्स आएगी। क्या आएगी, 2/2 की। तो इसका मतलब ये वो पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर गया कि यू अगर वी में है और वी अगर वी में है। अच्छा, असल में यू वी जो है ना, ये मेरे ख्याल है कलेक्शन को मुझे सी का नाम देना चाहिए। तो अगर कोई यू है और कोई वी है, तो फिर यू प्लस वी भी कलेक्शन में होगा, ठीक है। ये मैट्रिसेस जाहिर ऐड होकर इनका डायमेंशन आगे पीछे तो नहीं हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा ना। मल्टीप्लाई में तो जो नई मैट्रिक्स आती है उसका डायमेंशन कुछ मुख्तलिफ होता है, एडिशन में नहीं होगा। तो ये वाला कलेक्शन
अंडर द ओल्ड फ्रेंड ऑफ प्लस, प्लस का मतलब वही एलिमेंट वाइज, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन का वही मतलब है कि अगर मैं इसको कहूँ ना 4 टाइम्स दिस, तो नई मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 4, 12, 8 एंड 16, तो वो भी उसी ऑर्डर की होगी। तो ये कलेक्शन जो है ना, ये वाला कलेक्शन, ये भी क्या है, एक वेक्टर स्पेस है। क्या है, वेक्टर स्पेस है, इसलिए कि इसमें जो दो ऑपरेशन डिफाइन है ना, वो 10 की 10 कंडीशनें जो होती है ना, उसको क्या करता है, ये सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो दिस कलेक्शन इज ए वेक्टर स्पेस। ओके जनाब, अब जरा देखते हैं एक तीसरी एग्जांपल, ये जरा अनयूजुअल है। अनयूजुअल से क्या मतलब है, मैं भी आपको बताता हूँ। ओके, आपने क्या 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 काम किया, आपने आपने एक नंबर फिक्स किया ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। फर्स्ट कर लें एन को हम 2 ले रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं भाई, अब P2 का मतलब क्या होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ P2? P2 का मतलब ये होगा ना, द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट, क्या लिख दूं यहाँ पे, 2 लिख दूं ना, इसलिए कि मैंने n को क्या कर दिया, 2 कर दिया ना। अच्छा, इसका मतलब है कि इसके अंदर जो पॉलिनोमियल होंगे ना, बस वो यहां तक होंगे, इसलिए कि मैंने n को क्या कर दिया, 2 कर दिया ना। अच्छा, आमतौर पर पॉलिनोमियल्स जो है ना, वो उसमें एक वेरिएबल होता है, तो हमें ज्यादातर आदत है देखने की, किसकी देखने की आदत है, x की। हम इस किस्म का काम करते हैं ना, x प्लस एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर, 10, तो हमें x देखने की आदत है एज ए वेरिएबल, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, आज की तारीख में t ले लेते हैं। सो t इज ए वेरिएबल जो कि पॉलिनोमियल का वेरिएबल है। ठीक है, ऑलराइट। सो अच्छा, अब हम कहना चाह रहे हैं कि ये पॉलिनोमियल्स जो कि एटमोस्ट डिग्री 2 हैं, पहले थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसमें एडिशन वही पुराना वाला है। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक पॉलिनोमियल में ये ले लूं, P1t इज इक्वल टू 3 प्लस 7t प्लस टी स्क्वायर, और एक दूसरा पॉलिनोमियल में ये ले लूं 5 प्लस 6t प्लस 3t स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐड करूं तो क्या मेरे पास कोई पॉलिनोमियल की डिग्री आगे पीछे हो जाएगी? नहीं होगी, यही डिग्री होगी 2 की। ठीक है, इसका मतलब है कि दो पॉलिनोमियल को ऐड करूं डिग्री 2 के, तो डिग्री 2 का ही मिलेगा। अगर मैं स्केलर मल्टीप्लाई करूं किसी एक को, तो भी डिग्री रहेगी सेम 2। लेकिन अब एक मसला है, देखें, एक होता है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एटमोस्ट 2। मेरे ख्याल में इसको जरा दोबारा से लिख दूं। क्या लिख रहे हैं हम, एटमोस्ट 2। देखें, एटमोस्ट 2 में और एग्जैक्टली 2 में फर्क है। अगर तो मैं एक कलेक्शन लेता हूं, कौन सा कलेक्शन लेता हूं, कि पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एग्जैक्टली 2, उस केस में ये होगा कि अगर मैं ये जो दूसरा पॉलिनोमियल है ना, इसको मैं कर देता हूं, क्या कर देता हूं, माइनस टी स्क्वायर। अब अगर मैं इसको ऐड करूंगा ना, तो ऐड करने के बाद मुझे आएगा 8 प्लस 13t। इसमें ये टर्म तो गायब हो जाएगी ना, प्लस माइनस। अच्छा, अब जो 13t है वो इसमें नहीं फिट बैठता है एग्जैक्टली 2 में, लेकिन वो इसमें फिट बैठता है एटमोस्ट 2 में। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप पॉलिनोमियल की बात करो ना और डिग्री फिक्स करो, तो आप डिग्री एग्जैक्टली फिक्स मतलब फिक्स ना करें, कहें एटमोस्ट n। उसमें ये होगा कि जब इस किस्म के वेक्टर आएंगे ना, जो कि हाईएस्ट डिग्री के साथ प्लस है और एक दूसरे में वही कोफिशिएंट है लेकिन माइनस है, तो इसमें ऐड करोगे तो ये हाईएस्ट टर्म क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। बट स्टिल इस मोड में आप ओके हैं। किस मोड में आप ओके हैं? एटमोस्ट 2 वाले मोड में। तो आप समझ गए ना फर्क, कि अगर मैं कलेक्शन लेता हूं डिग्री एग्जैक्टली 2, तो वो हो सकता है इसी कंडीशन को फेल कर जाए। किस कंडीशन को फेल कर जाए? u प्लस वी बिलोंग्स टू P2।
समझ गए ना क्यों फेल कर जाए? इसलिए फेल कर जाए कि आपने P2 को ये नहीं कहा एटमोस्ट 2, आपने क्या कहा है एग्जैक्टली 2। तो एग्जैक्टली 2 में ये होगा कि अगर इसका हाईएस्ट कोफिशिएंट और इसका हाईएस्ट कोफिशिएंट एक दूसरे के नेगेटिव हो तो ऐड करने से डिग्री उसकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो मैं बार-बार जोर दे रहा हूँ, ये स्टूडेंट में कंफ्यूजन रहता है हमेशा से कि एटमोस्ट क्यों लिखा जा रहा है। तो आई होप कि इट इज क्लियर। एटमोस्ट इसलिए लिखा जा रहा है इसलिए लिखा जा रहा है कि जब हम ऐड करते हैं तो पॉसिबिलिटी ये होती है कि हाईएस्ट टर्म कैंसिल हो सकता है। तो अगर इक्वल कर देंगे तो फिर वो u प्लस वी वाली कंडीशन फेल हो जाएगी। अगर एटमोस्ट रखेंगे तो ठीक है। आपने कलेक्शन लिया था डिग्री 3 का, लेकिन ऐड करने के बाद 2 या 1 आ गया, दैट्स ओके। इसलिए कि एटमोस्ट 2 में तो वो भी फिट आ रहा है। अच्छा, अब ऐसा काम करते हैं कि इस कलेक्शन को हम साबित करते हैं कि ये एक वेक्टर स्पेस है। उसके लिए हमें 10 कंडीशन की जरूरत होती है ना। तो इसका कहना यह है कि यार 3 मैं कर देता हूं, 7 आप घर जाके देख लीजिएगा, राइट? ठीक है। तो जब 3 समझ में आ जाएंगे तो बाकी भी समझ में आ जाएंगे। ओके जी। तो अब जरा हम इन 3 कंडीशनों को देखते हैं कि किसको हमने करना है वेरीफाई और किसको हमने नहीं करना। अच्छा, पहला तो नोमेनक्लेचर है ना, सीधा साधा ये कि आपने एक वेक्टर ले लिया P, दूसरा ले लिया Q और C एक स्केलर ले लिया। ठीक है। अब आप 3 कंडीशनें सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके जी, हियर वी गो। सबसे पहले तो आपको याद है ना कि क्या याद है कि एक मिनट, मेरे ख्याल है कुछ आगे निकल गया है। हमें 3rd पे जाना था, ये 4th पे पहुंच गए। ओके जी। तो सबसे पहले तो हमने पता क्या करना है, हमने ये शो करना है कि अगर हमारे पास एक P है और एक Q है, तो इसका जो सम है वो भी डिग्री एटमोस्ट n है। क्या है? डिग्री एटमोस्ट n। तो बहुत आसान है। इसलिए आसान है कि आप P प्लस Q को ऐसे डिफाइन करते हैं कि पहले P पर वैल्यू निकालनी है, फिर Q पे निकालनी है, फिर ऐड करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, यहाँ से एक देखें, P जो है वो ये है A0 प्लस A1T प्लस ब्ला ब्ला ब्ला, और Q जो है वो ये है B0 प्लस B1T प्लस ब्ला ब्ला ब्ला। तो जब आप ऐड करोगे ना तो ये चीज जो है ना यहाँ लिखी जाएगी। कहाँ लिखी जाएगी? यहाँ लिखी जाएगी A0 प्लस B0। दूसरी टर्म ये है, जब इसको ऐड करोगे ना तो आ जाएगा A1 प्लस B1, और आखिर में क्या आएगा भाई? AN प्लस BN। अब आप मुझे बताओ कि ये जो एडिशन हमने किया है, क्या इसमें जो हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट पावर जो है वो n ही आएगी ना? क्वाइट पॉसिबल है कि अगर ये आपस में कैंसिल हो जाए तो डिग्री कम हो जाए, लेकिन इसीलिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? एटमोस्ट n। तो एडिशन के बाद जो पॉलिनोमियल होगा वो भी डिग्री एटमोस्ट n होगा। ठीक है। तो इसका मतलब है विच इज आल्सो ए, क्या लिखूं? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एटमोस्ट n। इसका मतलब है कि अगर P और Q Pn में है तो P प्लस Q भी Pn में होगा। अच्छा, एक्सियम 4 ये होता था कि अगर आपके, पहली बात है इसमें जीरो वेक्टर, पता क्या होगा? जीरो वेक्टर ये होगा 0 प्लस 0t प्लस 0t स्क्वायर प्लस 0tn, ये जीरो वेक्टर है। तो अगर P में आप जीरो वेक्टर ऐड करेंगे तो जाहिर है वो ये हो जाएगा A0 प्लस 0 A1 0 दिस। तो ये एक्सियम 4 भी हो गया, एक्सियम 1 भी हो गया। अच्छा, अब एक्सियम 6 को देख लेते हैं। एक्सियम 6 ये था, क्या था भाई एक्सियम 6? वो ये था कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स है ना, सॉरी एक वेक्टर्स है और एक स्केलर है, तो ये भी डिग्री एटमोस्ट n का होगा। ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? C A0, आगे क्या लिखा जाएगा भाई? C A1, और आगे क्या लिखा जाएगा? C BN। तो विच इज आल्सो PN। तो बाकी 7 जो है ना वो क्या होंगे? वो भी होल्ड करेंगे। ठीक है। मिसाल के तौर पर एक क्या था? एक ये था ना U प्लस V प्लस W। आप ऐसे ऐड करो या आप ऐसे ऐड करो, चीजें क्या होगी? क्या होंगी? सेम होंगी। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, एंड सो ऑन। तो इस स्टेज पर आपको 3 कलेक्शन जबानी याद होने चाहिए जो वेक्टर स्पेस हैं। पहला तो वही पुराना जमाने वाला Rn, ये एक वेक्टर स्पेस है। फिर उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था? M2/2,
ये भी क्या है, एक वेक्टर स्पेस है। आज हमने क्या पढ़ा, मतलब आज ही की तारीख में ये भी पढ़ा है, Pn कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट n। ये तीनों के तीनों जो है ना एग्जाम्पल्स हैं। मजे की बात है कि अब हम इस इन मैट्रिसेस को भी क्या कह सकते हैं, वेक्टर्स। आपको अजीब लगे या कुछ लगे, वेक्टर्स कह सकते हैं। और जो पॉलिनोमियल्स है इन्हें भी हम क्या कह सकते हैं, वेक्टर्स। इसलिए कि वेक्टर्स एक जेनरिक नेम हो गया है। हर वेक्टर स्पेस के मेंबर्स को आप क्या कह सकते हैं, वेक्टर्स। तो एक उनका जेनरिक नेम है, एक उनका ओरिजिनल नेम है, राइट। मैट्रिसेस आर मैट्रिसेस, कोई उसको डिनाई नहीं कर सकता। पॉलिनोमियल्स आर पॉलिनोमियल, कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन हमारे सेटअप में सब क्या है, ऑल आर वेक्टर्स। ठीक है। चलें आगे चलते हैं। ओके। अच्छा, थोड़ा सा इसको नीचे करना पड़ेगा। ओके, अब देखिए, अब ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज आ गई। जब हम आपसे बात करते हैं ना, क्या बात करते हैं, मिसाल के तौर पर हम Rn की बात करते हैं। चले R3 की बात कर लेते हैं ना, ताकि थोड़ा कंसंट्रेशन हो जाए। अच्छा, अब R3 का मतलब क्या है? R3 का मतलब यही है ना, कलेक्शन ऑफ ऑल वेक्टर्स हैविंग 3 कंपोनेंट। सही है, ये R3 है ना। अब वो जो कलेक्शन होता है वो 10 कंडीशनें सेटिस्फाई कर जाता है, तो हम इसको क्या कह देते हैं, R3 को वेक्टर स्पेस कह देते हैं। ओ भाई, वेक्टर स्पेस तो बात की बात है, पहले R3 एक सेट है ना, ऑल 3 डायमेंशनल वेक्टर्स, समझ गए। अब इस R3 का एक सबसेट भी तो हो सकता है। किसका सबसेट? R3 का। मिसाल के तौर पर मैं ये वाला कलेक्शन लेता हूं, ये भी अगले पेज पे आएगी भी एग्जांपल, इसमें को पहले से ले लेते हैं। A0B, मैंने ये कलेक्शन लिया और मैंने कहा कि ए बी रियल है, ए बी रियल। तो भाई ये जो नया कलेक्शन लिया, इसमें क्या खास बात है? मतलब है इस कलेक्शन में सारे वेक्टर्स जो हैं उनका मिडल एलिमेंट क्या है, 0 है। ठीक है। जबकि Rn में ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी। Rn में मिडल 0 है तो भी वो R3 का पार्ट है, नॉन 0 है तो भी R3 का पार्ट है। ठीक है। अब ये जो है ना, हम इसको जो है ना भूल जाइए कि ये R3 जो है वो क्या है, वेक्टर स्पेस है। इट इज जस्ट ए सेट। ये वाला क्या चीज है, ये सबसेट हो गया ना R3 का। ओके। अगर ये सबसेट, भाई देखें, अगर सबसेट है तो क्या हुआ यार, सबसेट खुद भी तो एक सेट होता है ना। सबसेट खुद भी एक सेट होता है ना। इसका मैं फर्ज कर लेते हैं, नाम रख लेता हूं H। अब आप भूल जाइए, H क्या है, एक सेट है। H एक कलेक्शन है। अब इसके एलिमेंट्स भी अगर 1 2 उन 10 कंडीशनों को सेटिस्फाई कर जाएं इसके H के, तो H क्या हो जाएगा, वेक्टर स्पेस हो जाएगा ना। लेकिन चूंकि H जो है, आप कुछ भी कह लें, है तो इसका सबसेट ना R3 का। तो जब H वेक्टर स्पेस बन जाएगा तो हम उसको कहेंगे दिस इज ए सब स्पेस ऑफ R3। तो सब स्पेस के मतलब दो होते हैं कि एक तो जो जिस सबसेट की बात कर रहे हैं ना, वो खुद भी एक वेक्टर स्पेस है, मगर उस बेचारे के साथ वो कहते हैं ना, वो एक ठप्पा लग जाता है कि चूंकि वो एक किसी का सबसेट था, तो लिहाजा फिर इसको हम क्या कहेंगे, सब स्पेस कहेंगे। बस बात सिर्फ इतनी है। सबको हटा दें, सबका मतलब सिर्फ ये होता है कि उससे ऊपर भी एक उसका डैडी मौजूद है। लेकिन ये इटसेल्फ भी क्या है, सारी की सारी कंडीशनें क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। लिहाजा ये एक सब स्पेस है। सब इसलिए लगा रहे हैं कि ये एक और बड़े कलेक्शन का छोटा कलेक्शन है। ठीक है। अच्छा, अब सब स्पेस के लिए आपको 3 कंडीशन, मतलब सब स्पेस के लिए तो वही मैंने लिखा ना, आपको कितनी कंडीशनें शो करनी है, 10। मगर इनका ये कहना है, बल्कि कहना सही, इनका कहना ये है कि अगर आप 3 कंडीशनें सेटिस्फाई करा लेना, 3 कंडीशनें प्रूफ कर दें, फिर बाकी 7 जो होंगी ना, वो ऑटोमेटिक हो जाएंगी। इसलिए कि वो सबकी सब जो है ना, इनहेरिट करेंगी पेरेंट से। क्या मतलब है, मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले तो हम ये जो 3 कंडीशनें हैं ना, इसको जरा प्रूफ कर लें।
और उसका मैं रीजन बताता हूँ कि हम क्यों इसको प्रूफ कर रहे हैं। यानी अभी तो हमने कहा ना कि बाकी 7 जो है वो तो इसलिए ट्रू होंगी कि वो पेरेंट से आ रही हैं, तो इसका मतलब है ये 3 जो है वो पेरेंट से कभी कभी नहीं भी आ सकती ये प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो जो ये मतलब है वो कलेक्शन जिसमें इनमें से कोई एक प्रॉपर्टी पेरेंट से नहीं आ रही, तो वो कलेक्शन सब कलेक्शन तो होगा, सब स्पेस नहीं होगा। लेकिन अगर ये 3 कंडीशन क्या लिखा है एबीसी, अगर ये पेरेंट से आ रही हैं, 7 खुद ब खुद आ जाती हैं, तो फिर ये नया कलेक्शन क्या हो जाएगा, वेक्टर स्पेस। और चूंकि कलेक्शन सबसेट था तो लिहाजा ये क्या कहलाएगा, सब स्पेस। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ पहली कंडीशन का मतलब क्या है। A subspace of a vector space is a subset H that has 3 properties. देखिए दो बातों का जिक्र हो रहा है, एक हो रहा है V, ये क्या है भाई हमारा V पेरेंट। दूसरा क्या हो रहा है, ये हमारा क्या है H। ठीक है, आप मुझे बताओ हमारा V जो, मेरे ख्याल इस V को बाहर लिख लेते हैं, अंदर वाले को तो वही रखना पड़ेगा। सारी चला गया, ये वाला जो है ना हमारा, ये वाला V है, V इज बिगर, H इज स्मॉलर। अच्छा ना, V क्या है, वेक्टर स्पेस है ना, तो इसमें एक जीरो वेक्टर होगा ना V में, मगर वो जीरो वेक्टर तो यहां भी तो हो सकता है। अगर ये वेक्टर यहां है V में, भाई देखिए V के अंदर तो कहीं भी हो सकता है ना, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, लेकिन अगर यहां पर हो गया तो फिर ये वाला H बेचारा जीरो वेक्टर से महरूम हो जाएगा। तो इसका मतलब है इस केस में H नहीं होगा, सब स्पेस, सबसेट तो होगा, सब स्पेस नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको क्या देखना चाहिए कि ये वाली कंडीशन ना हो, ये वाली कंडीशन हो। इसका मतलब है आप थोड़ा सा फिर आगे और जाएंगे, तो इसीलिए आपने समझ में आ गया ना कि अगर सब कलेक्शन में जो पेरेंट वाला जीरो था वो H में आ गया। देखिए H में आने का ये मतलब नहीं है कि वो V से निकल गया, भाई H में जो कुछ भी है वो V का तो मेंबर है ना, लेकिन उल्टा नहीं है ना, जरूरी नहीं है कि V के सारे मेंबर H में हो। तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाईजान जीरो साहब, आप अगर H में रहोगे तो हमारे लिए आसानी होगी, हमारे चांसेस बढ़ जाएंगे। किस बात के चांसेस, H बीइंग ए सब स्पेस। ठीक है, तो समझ गए ना, पहली कंडीशन आपने क्या करनी है, जो सब कलेक्शन है ना, फौरन उसमें देखना है कि जीरो वेक्टर है या नहीं है। अगर जीरो नहीं है तो वही कह देंगे भाई ये कैसा कलेक्शन है यार, इसमें तो जीरो वेक्टर ही नहीं है, लिहाजा ये कलेक्शन बहुत अच्छा है, बट क्या नहीं है, वेक्टर स्पेस नहीं है, लिहाजा ये क्या नहीं है, सब स्पेस नहीं। अच्छा अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है जी, तो पहले जरा इसको क्लीन अप कर लें। अब हमने सपोज कर लिया कि हमारा जीरो जो है वो किसमें है, H में। मैं जरा थोड़ा यहाँ पे लिख दूं इसलिए कि मुझे जगह चाहिए होगी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोने में कि ये मेरा क्या है, जीरो वेक्टर इज हियर। अब एक दूसरी कंडीशन है साहब, आपके पास U एंड V है, ठीक है, किसके अंदर ले रहे हैं आप, H में ले रहे हैं, सही है। फर्ज कर लें ये रहा U और ये रहा V। देखिए बताया ये गया है कि अच्छा एक मसला है इसके अंदर यार, ये जो ऊपर वाला V है ना, इसको आप कैपिटल V कर लें, मतलब ये वेक्टर भी और मतलब स्पेस भी और वेक्टर भी एक ही नाम से आ रहे हैं ना, तो ऊपर वाला कैपिटल V हो गया कलेक्शन, और ये इस नीचे वाला V कौन सा हो गया, एक वेक्टर। देखिए कंडीशन ये है कि V इज ए वेक्टर स्पेस, इसका मतलब है कि U V अगर H में है तो V में भी होंगे, तो U प्लस V जो है ना वो यहाँ पे भी तो जा सकता है, सही है, वो यहाँ पे भी जा सकता है और वो यहाँ पे भी जा सकता है। तो अगर तो इस जगह चला गया या इस जगह चला गया तो फिर जनाब H बहुत अच्छा कलेक्शन है, लेकिन वो ये वाली कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करेगा कि U भी अगर H में है तो U प्लस V भी क्या हो H में, समझ गए। इसका मतलब है सेकंड कंडीशन फौरन देखें, आप पहले ये देखें जीरो मौजूद है कलेक्शन में, फिर ये देखेंगे कि दो वेक्टर हैं H में तो क्या उसका सम भी H में, ये गारंटी नहीं है, इसलिए कि सम हो सकता है कहाँ चला जाए, B में चला जाए। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर ये है तो हमें देखना है कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है, हमें देखना है कि ये पॉसिबिलिटी भी नहीं है। ठीक है जी, तो यहां तक सही हो गया ना कि जीरो भी देखना है H में, अगर U भी H में है तो उसका सम भी देखना है। अब तीसरी कंडीशन क्या है, सी यू, आपने सी लिया, यू ये है, तो सी यू यहां भी जा सकता है, सी यू यहां भी आ सकता है और सी यू यहां भी आ सकता है, सी यू।
तो अगर ऊपर नीचे निकल गया तो फिर तो कलेक्शन जो है वो कलेक्शन ही रह जाएगा ना। लेकिन अगर सी यू भी आ गया एच में, यानी अगर ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं है, अब हम गुड शेप में। गुड शेप में क्या मतलब है कि हमने देखा कि हमारे पास एक बड़ा सेट था जो वेक्टर स्पेस था, एक छोटा सबसेट था जिसमें ये तीन कंडीशनें सेटिस्फाई हो रही हैं, तो बाकी 7 खुद ब खुद हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर मैं आपसे ये पूछता हूँ, एक कंडीशन ये होती है ना कि u प्लस वी बराबर होना चाहिए v प्लस यू के। मैं जरा इसको दोबारा से क्लीन करके लिख दूं, जरा जगह छोटी थी ना थोड़ी, दोबारा से लिख। u प्लस वी इज इक्वल टू v प्लस यू। कहना ये है कि भाई ये तो पेरेंट से आई है, इसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते। उसका एक रीजन है, आपने दो वेक्टर लिए u v, माना h में है, लेकिन जो h में है वो कैपिटल V में भी है। तो कैपिटल V में अगर है तो वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। कौन सी? u प्लस वी इज इक्वल टू वी प्लस यू वाली। ठीक है, तो ये इसमें इसमें कोई वेक्टर नहीं कहे कि इसमें है या नहीं, इसमें सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि जो u और v है इसका सम अगर उल्टा करें यानी u प्लस वी करें या v प्लस सेम आएगा, वो इसलिए आएगा कि जब पेरेंट्स में है तो यहाँ भी होगा। लेकिन वो डिफरेंट था। जीरो अगर पेरेंट्स में है तो कोई जरूरी नहीं है h में भी होगा। u v अगर h में है तो जरूरी नहीं है कि u प्लस वी भी h में होगा। लेकिन अगर वो तीन चेक पास कर गए तो बाकी सारी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? वो पेरेंट से एज इट इज आ जाएंगी, पेरेंट से एज इट इज आ जाएंगे, राइट। तो इसीलिए अगर H सेटिस्फाई करता है, ये तीन कंडीशनें बड़ी मशहूर हैं, इसको कहते हैं दी नल एलिमेंट इज इन H, और इसको क्या कहते हैं? इट इज ये लिखा भी है, इन दिस केस वी से H इज क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन। और तीसरे केस में क्या लिखते हैं? H इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो अगर ये तीनों चीजें मौजूद हैं तो फिर वो भाईजान आपका जो H था, जो इसको आपने सबसेट कहा था, अब वो इटसेल्फ वेक्टर स्पेस हो गया। इटसेल्फ, अगर आप पेरेंट को भूल जाए ना तो वो इटसेल्फ क्या है? वेक्टर स्पेस है। लेकिन अगर पेरेंट को याद रखें तो ये क्या कहलाएगा? सब स्पेस। ठीक है जी, ऑलराइट। देन H इज, अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ओके, एग्जाम्पल ये मैं पहले भी लिख चुका हूं, ये एग्जाम्पल, राइट। आपने क्या किया? R3 का ये सब कलेक्शन लिया। R3 तो ये होता है ना, R3 क्या होता है भाईजान? R3 ये होता है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल वेक्टर्स A, B एंड दरमियान वाले को कुछ और नाम ले लें, D ले लेते हैं, राइट। तो इन्होंने क्या किया? इसमें दरमियान का एलिमेंट क्या कर दिया है? 0 कर दिया, राइट। ठीक है, अब हमने ये शो करना है कि ये वाला जो कलेक्शन है ये R3 का सब स्पेस है। तो वही हस्बे मामूल, सबसे पहले तो आप ये बताओ कि इसके अंदर जीरो वेक्टर है या नहीं। द जीरो वेक्टर ऑफ R3 इज इन H। उसकी वजह है ये है, यस, इसलिए है कि ये जो है ना A0B, ये तो जनरल रेसिपी है ना, A एंड B आर एनी रियल नंबर। तो अगर मैं A को 0 कर दूं, विच आई कैन डू, और अगर मैं B को 0 कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा ना A0 एंड B0। तो मेरे पास 0 0 0 वेक्टर जो कि R3 में था वो क्या हो गया? H में भी आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। भाई अगर मैं, आप मुझे ऐसा करो यार, दो वेक्टर बताओ जो H में हो, जल्दी से बताओ, जो डिफरेंट हो, जिसमें कम से कम एक नॉन जीरो नंबर भी आए। तो एक वेक्टर बताओ मुझे जो H में हो, जल्दी बताओ यार। एक वेक्टर जो H में हो, हाँ। H में क्या है यार? हर वो चीज H में है जिसका मिडिल कंपोनेंट 0 हो, बाकी कुछ भी हो। बिल्कुल सही है। एक और बता दो।
इसका एडिशन भी बता दो। असल चीज तो ये थी ना कि अगर ओरिजिनली दोनों मिडल एलिमेंट जीरो है तो क्या एडिशन के बाद कोई नॉन जीरो आ सकता है? नहीं आ सकता। इसका मतलब यही हुआ कि ये जो एच है ना, इसमें कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी ना। अगर दो वेक्टर उठाओगे एच में तो तीसरा वेक्टर भी एच ही का मिलेगा, इसलिए कि एच में होने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है, क्या? मिडल नंबर जीरो होना चाहिए, बस ऊपर नीचे कुछ भी हो। तो साबित हो गया बी भी। दो एच का मतलब है दो वेक्टर्स इन एच, ये है ना ये वाला। adding two vectors in H always produces another vector whose second entry is 0, ठीक है? And therefore the sum of two vector is also in H. H is closed under addition, ठीक है? अब जरा तीसरी कंडीशन भी बता दो। ये आपने एक वेक्टर लिया है ना 607, इसको अगर मैं फर्ज कर लें 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा जवाब? यही आएगा ना, 600, 0 एंड 700। तो क्या ये नया वेक्टर एच से बाहर चला गया? एच में ही। तो मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर इन एच बाय ए स्केलर प्रोड्यूसेस अनदर वेक्टर इन एच। एच इज आल्सो कॉल्ड अंडर स्केलर, क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो इसका मतलब ये है कि ये जो तीन कंडीशनें हैं ना ये होल्ड कर रही हैं, लिहाजा ये जो ऊपर अच्छा ये वी लिखा हुआ है, ये वी नहीं है, क्या है ये करेक्शन है। दिस इज नॉट वी, दिस इज एच। वी तो पेरेंट स्पेस है ना, वी तो R3 है। सो एच इज ए सब स्पेस ऑफ R क्यूब, ठीक है ना? तो क्लियर आ गया ना आइडिया व्हाट इज पेरेंट एंड व्हाट इज चाइल्ड। पेरेंट इसमें क्या है, अब इस तरह समझे जरा, इस रूम में बैठे हैं ना हम, ये पूरी स्पेस R3 है। अब मैं आपको H बताता हूँ क्या है, मैं इसको क्लियर कर दूं। देखें अब जरा मैं आपको थोड़ी सी डायग्राम बताता हूँ। आप ऐसा करो, इसको ले लो x1 एक्सिस, और इसको ले लो x2, और इसको ले लो x3। ये मेरा पूरा रूम हो गया ना, ये तो मेरा R3 हो गया, पूरा R3 हो गया। अब मैंने पता क्या काम किया, अब मैंने काम ये किया है कि मैंने x1 लेना है, x मेरे ख्याल है काम करते हैं, हाँ ठीक है, x2 तो 0 है ना अगर मैं इसकी बात करूं। तो यहाँ का जो वेक्टर है ना, यहाँ का जो वेक्टर है, ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर, ये वाला, यानी वो तमाम चीजें जो x1 x3 प्लेन में है, वो तमाम वेक्टर जो x1 x3 प्लेन में, वही असल में H फॉर्म कर रहे हैं। देखिए जब आप x1 x3 प्लेन की बात करते हो ना, इसका मतलब है यू हैव नो मूवमेंट अलोंग x2 डायरेक्शन, तो x2 क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। तो यही चीज है कि ये रूम के हिसाब से ये फ्लोर हो गया जिसमें हम बैठे हैं, H फ्लोर हो गया, और V जो है ये पूरा रूम हो गया। तो H जो है इस रूम का क्या है? सबसेट तो है, लेकिन ये सब स्पेस भी है, इसलिए कि इसमें वो भी तीन प्रॉपर्टी, बल्कि वो 10 की 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें 0 भी मौजूद है, किसमें? H में। ये क्लोज अंडर एडिशन भी है, ये क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी है, और बाकी जो 7 कंडीशन है वो भी क्या हो रही है यहाँ पे? सेटिस्फाई हो रही है ना, ठीक है? तो आप समझ गए ना, फर्क समझ गए ना कलेक्शन में और मतलब सबसेट में और सब स्पेस में क्या फर्क है। जब तक मजीद क्लियर नहीं होगा, जब तक हम एक एग्जांपल ऐसी ना लें जिसमें वो सबसेट तो हो लेकिन सब स्पेस ना हो, ऐसी एग्जांपल भी तो लेनी चाहिए ना। तो वो मेरे ख्याल है आपको आगे नजर आएगी। जी आ गई, जी आ गई, जबरदस्त। अच्छा ये तो वो जो है ना, इसका जो आधा पार्ट है, ये तो उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि फिजिकली मैंने एक्सिस जरा दूसरी ओरिएंटेशन मिली थी, दूसरी ओरिएंटेशन मिली है। तो ये वाला जो प्लेन है ना, ये असल में x2 सॉरी x1 और x3 एक्सिस से मिलकर बना है, ठीक है? तो इसमें x2 जो है ना वो ये वाली लाइन है, तो इसमें ये वाला जो प्लेन होगा ना जो मैंने स्क्वायर में रखा है, ये असल में h है, और बाकी सब क्या है? पूरा R3 है, पूरा R3 है, और ये वाला जो है ना ये h है। ये बोले ओके, मैं समझा कोई सवाल है। चलें अब आगे चलते हैं।
अब एक और ये दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, अच्छा पहले तो ये बताइए कि इज एच आ सब स्पेस ऑफ, पहले यहां क्या लिखूं मैं, व्हाट शुड आई राइट हियर? यानी अभी तो सिर्फ हम पेरेंट को मतलब है उसको उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम। अभी ये नहीं कह रहे कि ये जो है ना वो सब स्पेस है, नहीं, हम सिर्फ ये बता रहे हैं ये कलेक्शन किसका सबसेट है। हाँ वी आर का आर टू होगा भाई, दो कंपोनेंट्स है ना, R2। R2 का होगा ना ये सबसेट। अब ये सवाल ये ओके पैदा होता है क्या ये सबसेट सब स्पेस भी है? तो सबसे पहला जो हमें देखना होता है वो यही देखना होता है, डज एच सेटिस्फाई प्रॉपर्टीज ए बी एंड सी। ए का मतलब है जीरो वेक्टर बिलोंग्स टू एच, जीरो का मतलब यहां पर है 0 0। ठीक है, अब इसके दो तरीके हैं देखने के, आंसर इज नो। पहला तरीका तो आप यहां से देखो, पहला तरीका तो यहां से देखते हैं कि ये कलेक्शन है ना हमारे पास, ठीक है ये कलेक्शन है ना, अगर इसमें जीरो वेक्टर है कलेक्शन में तो ये एक्स को हमें क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा, मगर ये नीचे वाला फिर 1 हो जाएगा। अच्छा अगर आप नीचे वाले को देखते हैं तो आपको एक्स को क्या करना पड़ेगा, -1, लेकिन फिर ऊपर वाला नॉन जीरो हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि इसमें जीरो वेक्टर आ ही नहीं सकता। इस कलेक्शन में जीरो वेक्टर का मतलब वो होता है वो वेक्टर जिसके दोनों कंपोनेंट जीरो हो। सो दिस कलेक्शन इज ए वेरी नाइस कलेक्शन, बल्कि ये इतनी अच्छी लाइन भी इसने बना दी है, ये असल में ये वाली वाली लाइन है। मैं अगर इसको y2 कहूं ना, या सॉरी इसको अगर मैं y कहूं तो ये वाली लाइन है, y इज इक्वल टू x+1। ठीक है ना, तो ये इतना अच्छा कलेक्शन है कि मतलब कलेक्शन बड़ा अच्छा है, लेकिन इसमें जीरो वेक्टर नहीं है। देखें जीरो तो यहां पड़ा हुआ है ना, ये रहा जीरो, जीरो यहां रखा हुआ है ना, और जीरो R2 का हिस्सा है, R2 का तो हिस्सा है, लेकिन ये किसका हिस्सा नहीं है, एच का नहीं है। तो ये आपने क्या देखा, मतलब यहां से आपने मैथमेटिकली देखा, अलजेब्राइकली देखा कि जीरो जीरो नहीं हो सकता। यहां से आपने कैसे देखा है, ज्योमेट्रिकली देखा है कि आपने जब ग्राफ बनाया ना उन तमाम वेक्टर्स का, तो वो ये लाइन बन रही है, सेकंड कंपोनेंट इज इक्वल टू फर्स्ट कंपोनेंट +1। ठीक है, लेकिन इस लाइन में क्या नहीं है, जीरो जीरो नहीं है, तो पहली कंडीशन फेल हो गई। अच्छा अगर एग्जाम की बात होती ना तो कहानी यहीं खत्म हो जाती, इसलिए किसने क्या पूछा था, यही क्वेश्चन था ना आपका, इज दिस अ सब स्पेस ऑफ R2। और हो सकता है देखें अगर यहाँ लिखा, अगर ये क्वेश्चन था यहाँ तो वैसे भी कुछ नहीं बताना, अगर वो होता है ना मल्टीपल टाइप के यस नो ट्रू फॉल्स, तो यहीं पे आप लिख देते नो। लेकिन अगर वो ये कहता है कि एक्सप्लेन योर आंसर, तो फिर आप आगे चलते हैं, साहब ये इसलिए नहीं है। ठीक है, तो समझ गए ना ये क्या है, अलजब्राइकली देख रहे हैं कि कभी भी जीरो जीरो नहीं हो सकता, और यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, ज्योमेट्रिकली देख रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि अगर एग्जाम होता तो यहाँ पे फिनिश था, लेकिन यहाँ पर एग्जाम नहीं, यहाँ पे हम लर्निंग मोड में, तो हम ये देखेंगे कि बी और सी हमें पता है कि ये भी फेल होने वाली है, लेकिन ये कैसे फेल होंगी बी एंड सी, तो हम उसको देख रहे हैं। ये जरूरी इसलिए कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जीरो चेक पास हो जाता है, क्या हो जाता है, जीरो वाला चेक पास हो जाता है, मगर आगे जाके क्या हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो जीरो वाला चेक पास हो जाता है। ओके, तो ये तो हो गया ना जीरो। अब हम देख रहे हैं कि बी कैसे फेल हो रहा है, तो लेट्स सी व्हाट इज बी। बी का मतलब याद है ना, अगर दो वेक्टर्स एच में हैं तो क्या उसका सम भी एच में होगा, फॉर ऑल दोज विच आर इन एच। तो अब हम उसको देख रहे हैं। ओके अच्छा साहब, दूसरी प्रॉपर्टी देख रहे हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, अच्छा ये तो वही है, अभी पहली प्रॉपर्टी है जो हमने अभी एक्सप्लेन कर दी थी ना, ये इसने वही दोबारा बना दिया, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। प्रॉपर्टी ए इज नॉट ट्रू, इसलिए कि जीरो साहब यहाँ मौजूद है और वो लाइन के ऊपर नहीं है, राइट। तो ये अभी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, प्रॉपर्टी ए फेल, सही है, ये एक्सप्लेन हो चुका है। हाँ आगे चलें, हम प्रॉपर्टी बी की तरफ जाना चाह रहे थे। ओके
ठीक है, प्रॉपर्टी बी के लिए जरा पहले समझने की अच्छी तरह कोशिश करें। पहले आप मुझे बताइए क्या करना होता है प्रॉपर्टी बी के लिए। एक वेक्टर लेना होता है ना जो एच में हो, फिर एक दूसरा लेना होता है जो एच में हो, फिर शो करना होता है कि इनका सम क्या है, एच में नहीं है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये वेक्टर कहां से आ गया, ये कहां से, आसमान से उतरा, कहां से उतरा? आपको याद करा दूं, एच इज दिस एक्स, एक्स प्लस वन, वेयर एक्स इज रियल। एक्स क्या है? कोई भी रियल नंबर है। तो देखें, हमेशा पता क्या करा करो, उसको समझने की कोशिश किया करो। एच में अगर कोई है ना, अगर आपने पहला कंपोनेंट फिक्स कर दिया तो दूसरा कंपोनेंट वन ज्यादा होगा, अगर दूसरा फिक्स कर दिया तो पहला वन लेस होगा। तो यहां पर आपने क्या किया, पहला कंपोनेंट जीरो कर दिया तो दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वन मोर। आप इसको उल्टा भी सोच सकते हैं, पहले आपने सेकंड कंपोनेंट वन लिया तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वन लेस हो जाएगा। यही हाल यहाँ पर है, अगर आपने वन लिया तो सेकंड टू हो जाएगा, और अगर आपने पहले टू पिक कर लिया तो वो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। अब हम इसको ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा, वन थ्री। लेकिन क्या ये वन थ्री साहब इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं? वन थ्री, क्या ये वन थ्री इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस कंडीशन को? नो, इसलिए कि कंडीशन ये थी कि पहला दूसरे से वन लेस होना चाहिए। तो यहाँ पे तो पहला दूसरे से टू लेस है ना, वन इज टू लेस देन थ्री। या उल्टा देख लें, सेकंड एलिमेंट थ्री है तो फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए था, टू अगर कलेक्शन में, लेकिन यहाँ पर क्या आया है, वन आया। इसका मतलब है कि हमने यहाँ से देख लिया कि विच इज, यहाँ पे क्या लिखूं, यहाँ पे क्या लिखूं, विच इज, क्या हो गया, विच इज नॉट, NOT, नॉट इन एच। इसलिए कि एच में तो वही होगा ना, पहला और दूसरे का डिफरेंस क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए ना, या तो टू है। तो इसका मतलब है प्रॉपर्टी भी क्या होगी, फेल हो गई। ये जो ऊपर की चीजें है ना, ये है अलजेब्राइक ट्रीटमेंट, और ज्योमेट्रिकली तो बहुत आसान है। देखें, ये वाला जो वेक्टर है ना, जीरो वन, वो ये है जो कि लाइन में है, और वन टू ये वाला वेक्टर है जो कि लाइन में है। जब आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो आप यहाँ पहुंच जाते हैं जो कि लाइन से बाहर है। इसका मतलब है कि बी क्या हो गई, फेल हो गई प्रॉपर्टी, राइट? ठीक है। अच्छा, अब इसने जो सी है ना, वो आप खुद ही घर में जाकर, इसने नहीं किया। सी बहुत आसान है, अगर आप कहें तो मैं बता दूं, बल्कि आप ही मुझे बताएं, अगर मुझे प्रॉपर्टी सी को फेल करना है तो क्या मेरे पास स्ट्रेटेजी होगी, जल्दी से बताओ। सी का मतलब ये होगा कि आप एक वेक्टर लो, पहले एक स्केलर नंबर लो, तो पहले एक वेक्टर बता दो। आप इनमें से भी कोई ले सकते हैं, जीरो वन भी ले सकते हैं, वन टू भी ले सकते हैं। चलो ऐसा करते हैं, वन टू ही ले लेते हैं, ठीक है। ये वाला वेक्टर है वन टू, ठीक है। अब मैंने सी को टू लिया, तो अब मुझे बताओ कि टू टाइम्स वन टू क्या हो जाएगा, टू फोर हो जाएगा ना। अब इसमें वही मसला है, दोनों का डिफरेंस वन नहीं है, टू है। और टू फोर अगर आप देखें तो वो यहाँ कहीं नजर आएगा आपको, यहाँ पे नजर आएगा। टू फोर में ख्याल है, सॉरी यहाँ पर नहीं होगा, कहाँ पर होगा, यहाँ नहीं होगा। कहाँ पर होगा टू फोर, जल्दी बताओ। नहीं, यहाँ होगा ना, पहले तो यहाँ जाओगे टू और फिर यहाँ जाओगे, ये ऊपर यहाँ कहीं होगा, ये है टू फोर। सो विच इज नॉट ऑन द लाइन। तो ये क्या हो गया, ये आपने तीसरी कंडीशन भी शो कर दी कि डज नॉट होल्ड। तो भाई इस प्रॉब्लम में तीनों कंडीशनें फॉल्स हो गई हैं। हम एग्जाम मोड में नहीं थे, लर्निंग मोड में थे, हमने तीनों देखा एग्जाम में एक, लेकिन तीनों इसलिए जरूरी कि ऐसी भी एग्जाम्पल है कि पहला टेस्ट पास हो जाता है, दूसरा भी पास हो जाता है, तीसरा फेल हो जाता है। अच्छा, अब एक वार्निंग है, अगर आप ये काम कर रहे हैं किसी चीज को सब स्पेस बनाने के लिए कि आप दो वेक्टर लेके शो कर दिया, तो वो रॉन्ग होगा। इसलिए रॉन्ग होगा, जब आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हैं तो आप स्पेसिफिक की बात नहीं करते, आप जनरलिटी की बात करते हो। उसमें फिर वही होगा केस, कौन सा, अगर एक है x1 y1, दूसरा x2 y2, डू आई हैव x1 प्लस x2 y, वो फिर उसमें क्या हो जाएगा, जनरल में चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या चल रहा है, काउंटर एग्जाम्पल, ठीक है जी। ऑलराइट, तो ये काउंटर एग्जाम्पल कहलाती है। हाँ, चलें साहब, हम जरा आगे चलते हैं। ओके, इसमें क्या हो रहा है भाई,
अच्छा हाँ ठीक है, अब देखें, अब पता क्या हुआ, आपको बता दिया कि भाई एक शुरू कहाँ से की थी कहानी, वेक्टर स्पेस, फिर कहाँ पे एंड हुआ, सब स्पेस। फिर उस बाद हमने आपको बताया कि अगर कोई सबसेट है तो वो सब स्पेस जब होगा जब तीन कंडीशनें सेटिस्फाई करेगा। अब एक लड़के ने सवाल किया, सर ये सब बातें तो मेरी समझ में आ रही, लेकिन प्लीज फॉर गॉड सेक एक मेथड ऐसा तो बता दें जो यूज करें तो हमें हमेशा एक सब स्पेस मिल जाए। क्या मिल जाए? सब स्पेस मिल जाए। यानी वो कह रहा है कि साहब ये मैंने समझ लिया, आप मुझे दे रहे हो, मेरे को समझ में आ गई कि साहब ये सब स्पेस है या नहीं है। अब आप मुझे एक मेथड बताओ कि मैं कंस्ट्रक्ट करूं सब कलेक्शन, और वो कंस्ट्रक्शन जो है वो पॉजिटिव भी हो, पॉजिटिव इन द सेंस कि वो कलेक्शन क्या हो, सब स्पेस भी हो। तो हियर गोज द आंसर। आप एक काम करो, आपके पास एक वेक्टर स्पेस है ना वी, आप इसमें पी वेक्टर ले लो। क्या ले लो? पी वेक्टर ले लो, कोई से भी अपनी पसंद के। आप उसका स्पैन ले लो। याद है स्पैन का मतलब क्या होता है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एवरी वेक्टर इन v1 v2 एंड vp। तो ये वाला जो कलेक्शन होगा ना, ये हमेशा सब स्पेस होगा, है ना? ब्यूटीफुल चीज है। अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूं। फर्स्ट कर लें, आप R2 जो था ना आपका पेरेंट स्पेस था, आपने इसमें दो वेक्टर लिए, कौन से लिए? 1 2 एंड 3 4। ठीक है। अब इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा ना, ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन, वो एक सबसेट होगा, और वो सबसेट क्या होगा? सब स्पेस होगा। अच्छा, इस केस में बड़ी मजे की बात है कि आपने रियलाइज नहीं किया, अगर मैं 1 2 एंड 3 4 का लीनियर कॉम्बिनेशन लूं ना, ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन, तो मुझे वापस R2 ही मिलेगा। तो सब सेट में हमने ये तो नहीं कहा था कि प्रॉपर हो, सब सेट कभी कभी क्या हो सकता है, खुद सेट के बराबर भी हो सकता है। तो यहां से असल में एक और चीज भी पता चली कि दो सबसेट ऐसे हैं पेरेंट के जो हमेशा सब स्पेस होंगे। वो कौन कौन से हैं भाई? सब स्पेस का आइडिया है ना, एक है पेरेंट वेक्टर स्पेस, वो एक सेट भी तो है ना, और एक उसका सबसेट है। किसी भी सेट के बेशुमार सबसेट हो सकते हैं, तो बाज सबसेट वेक्टर सब स्पेसेस होंगे, बाज नहीं होंगे। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हर वेक्टर स्पेस के सर्टनली दो सब स्पेसेस होती हैं। तो आप मुझे बताएं वो दो सब स्पेसेस कौन सी होती हैं? हाँ, एक इटसेल्फ, बिल्कुल सही कहा। असल में हो यही रहा है। इस केस में हम भले कह लें कि हम जो कर रहे हैं वो दो वेक्टर से जनरेट कर रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे पूरा R2 मिलेगा। एक तो ये हो गया, दूसरा क्या है? यस। अगर आप एक सेट ले लो, एक मेंबर लोगे ना जीरो, तो वो हमेशा 10 की 10 कंडीशन क्या करेगा? सेटिस्फाई। ये सब में बिल्कुल वैसे ही है। जब हम बात करते थे ना सबसेट की, हम कहते थे कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या है? 2 की पावर n। इसमें दो होते थे, एक ओरिजिनल और एक, फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पे जो दूसरा होता था ना, जिसको हम इम्प्रॉपर कहते थे, वो नल सेट होता था। यहाँ पे जो इम्प्रॉपर सब स्पेस है वो नल नहीं है, सिंगलटन है, जिसमें कि वेक्टर क्या है? जीरो वेक्टर है ना। ठीक है। अच्छा ये बताओ, जब ये जीरो वेक्टर है तो इसको किस तरह से देखोगे? वो 10 कंडीशन है, वो 10 कंडीशन तो डिमांड करती है ना कि एक उसमें यू भी है, एक वी भी है, एक डब्ल्यू भी, यहाँ तो है जीरो। आप उसको इस तरह से देखोगे, ये जो जीरो है ना, सेट में तो नंबर क्या हो सकते हैं? रिपीट भी हो सकते हैं ना, तो सबको जीरो जीरो ले लो। तो अब जब जीरो जीरो लोगे, दो को ऐड करोगे तो भी जीरो मिलेगा, उल्टे सीधे ऑर्डर में करोगे तो भी जीरो मिलेगा, स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो भी जीरो मिलेगा। ठीक है जी। तो ये हो गया। चलें, अब हम इसको प्रूफ करते हैं कि ये वाला कलेक्शन क्या है? सब स्पेस है। भाई सबसे पहले तो आप जीरो है ना, आपको ये शो करना है कि इस कलेक्शन में जीरो है, तो जीरो तो आ सकते हैं ना, इसलिए कि लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? ये वेट तो हमारे अपनी मर्जी के हैं ना। अगर मैं इन सारे वेक्टरों को जो मैंने चूज किए हैं सबको जीरो से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास ये जीरो वेक्टर आ जाएगा। इसका मतलब है पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, स्पैन में कुछ होना हो, जीरो वेक्टर तो होगा। दूसरा ये है कि आपने एक वेक्टर लिया यू में से, तो वो किस किस्म का होगा? ऐसे ही होगा ना, इन पी का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा ना। एक और लिया तो वो भी लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। जब इसको सम करेंगे तो आप यहां पर पहुंचेंगे, ये दिस। यानी बेसिकली अब आप इसको ये लिखेंगे A1 A2, और यहाँ पे क्या लिखोगे भाई? B1, सॉरी, हाँ सॉरी, यहाँ पे भी रॉन्ग लिखा है ना मैंने।
बल्कि सब कुछ ही रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, दोबारा से जरा अच्छा नहीं ठीक है, सही है ये। हाँ आप बोले A1, हाँ बिल्कुल ठीक है, B1 दूसरा और सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। अच्छा अब ये वाला जो चीज है ना, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो A1 प्लस B1 V1, और दूसरे को कैसे लिख सकते हो A2 प्लस B2 V2 एंड सो ऑन। अब इसका मतलब है कि ये जो U प्लस V है ये भी तो V1 V2 V3 का लीनियर कॉम्बिनेशन है ना, तो ये भी कहाँ हो गया, ये भी स्पैन में हो गया। देखिए मसला पता क्या है, यहां पर हम एक डायरेक्शन में जा रहे हैं कि साहब चूंकि U और V जो है वो स्पैन में है, लिहाजा A1 A2 AP B1 B2 BP एक स्केलर मौजूद होंगे जो हमें U एंड V प्रोड्यूस कर देंगे। यहाँ पे हम उल्टा जा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि चूंकि एक वेक्टर ऐसा है जो कि V1 V2 का लीनियर कॉम्बिनेशन है, लिहाजा ये वेक्टर भी कहाँ होगा, कलेक्शन में होगा ना। तो ये दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तीन कंडीशनें शो करती है ना, एक तो जीरो, दूसरी क्या होती है क्लोज अंडर एडिशन, तो ये कंडीशन कौन सी प्रूफ की है, क्लोज अंडर एडिशन। अब तीसरी क्या है, क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लीकेशन। आपके पास मेरे ख्याल मैंने नोट्स दे दिए थे, नजर आ रहे हैं, सही है। अच्छा अब तीसरी कंडीशन को देख लेते हैं, सो लेट्स गो टूवर्ड्स कंडीशन नंबर 3। अच्छा ये तो वही है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले किया है, ये इसको पूछना एंड तक पहुंचा दिया इसको, ठीक है। अब हम तीसरी कंडीशन की तरफ चलते हैं, कौन सी कंडीशन की तरफ चलते हैं, तीसरी। ओके तीसरी में तो बहुत आसान है, तीसरी में यह है कि आपने बस ये बताना है कि साहब अगर मैंने एक वेक्टर V लिया कलेक्शन में तो वो इसके सम का होगा ना, B1 V1 B2 V2, और अगर मैं C से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखूं भाई, CB1 प्लस CB2। इसका मतलब है ये वेक्टर जो है ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन है इसका V1 V2 का, लिहाजा ये भी स्पैन में हो गया। चूंकि ABC होल्ड कर रही हैं, लिहाजा स्पैन V1 VP इज ए सब स्पेस ऑफ V। ठीक है, क्लियर हो गया। सो मैं दोबारा से बताता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है कि आपने अगर आपके पास कोई पेरेंट वेक्टर स्पेस है और आपका दिल चाह रहा है, क्या दिल चाह रहा है भाई, इसकी एक सब स्पेस बनाने को, तो आप इसमें से जितने चाहें वेक्टर ले लें। मतलब पहले स्टेज में ये होता है कि P वेक्टर चूज करें, फिर इनका ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन ले लें, तो ये नया कलेक्शन क्या हो जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा। ठीक है जी, ओके राइट ओके। ये रीकैप पता नहीं क्यों कर रहा है यार रीकैप तो जब करते हैं ना जब क्या हो, कोई 2-4 दिन गुजर गए जाए तो जब करते हैं रीकैप ये तो आज पढ़ाया आज ही कर रहे हैं, चलें देख लेते हैं, अच्छी बात है। शो दैट H इज सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस, यूज थ्योरम 1। थ्योरम 1 का वही मतलब है, क्या वही तीन कंडीशन है, नहीं तीन कंडीशन है, कंडीशन A B B B। A का मतलब क्या है कि जीरो वेक्टर देख लो है कि नहीं, B का मतलब क्या है कि क्लोज अंडर एडिशन है कि नहीं, और C का मतलब क्या, क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन है कि नहीं। ठीक है जी। अच्छा ये तो है ना पॉजिटिव साइड। अगर आपने ये देखें, जबरदस्ती नहीं करते कि साहब ये कलेक्शन जो है ना हमने शो ही करना है, क्या सब स्पेस नहीं है, उसको देखते हैं, इसलिए कि आपको नहीं पता कि वो सब स्पेस है या नहीं है, पहले उसको देखते हैं, मुख्तलिफ तरीकों से ऑपरेशन लगाते हैं, जब का दिल कन्विंस हो जाता है ये नहीं है, तो फिर आप काउंटर एग्जाम्पल को क्या करते हैं, सोचते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है काउंटर एग्जाम्पल, वो यही है, स्पेसिफिक एग्जाम्पल शोइंग दैट एटलीस्ट वन ऑफ द एक्सियोम्स, तीनों में से कोई एक क्या हो जाए, फेल हो जाए। फिर कहता हूं कि तीनों एग्जाम में नहीं शो करने, एग्जाम में टाइम इंपॉर्टेंट होता है, उसमें जो आपको नजर आ रहा है ना कि जल्दी, पहले तो ये नजर आ रहा है कि ये वायलेट कर रहा है, फर्स्ट करें आपको दो नजर आ रहे हैं वायलेशन, तो उसको पकड़े जो कि वायलेशन जल्दी स्टैब्लिश हो जाए, ताकि टाइम बचे दूसरे सवाल में लगाए। ये ना क्या हो गया, अच्छा मेरे ख्याल है ठीक है, तो हम नेक्स्ट टाइम जो है ना हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे इसको, इस एग्जाम्पल को लेकर चलेंगे। ओके ऑलराइट, थैंक यू जनाब।